हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आप सोचते होंगे कि सर हर क्लासेस में बोलना ज़रूरी है हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? देखो, हमारा जो लेक्चर है वो मूड जो है इसी से बनता है। यदि हम ये ना बोलें, एक बार हम प्रयास किए थे कि हम ना बोल के देखें तो लेक्चर शूट ही नहीं होता, तो हमको बोलना पड़ता है। यदि आप परेशान हो रहे हो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा परेशान हो ले, क्योंकि अब तो आपको आदत भी हो जानी चाहिए। आपने पीजीटी में भी बहुत सुना है और ग्रेजुएशन में भी बहुत सुना है। कुल मिला के बात इतनी सी है, हम पढ़ रहे हैं न्यूटन वाले, मतलब न्यूटन्स रिंग। और ये बात ध्यान रखो, ये इतना इजी टॉपिक है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है किसकी तरह? थिन फिल्म की तरह। जिसको थिन फिल्म समझ में आ गया उसको न्यूटन वलय भी समझ में आएगा, और जिसको थिन फिल्म समझ में आ गया उसको माइकलसन इंटरफेरोमीटर भी समझ में आएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जिसको थिन फिल्म समझ में आ गया उसको ऑप्टिक्स का बहुत बड़ा पार्ट समझ में ही आ गया है। ठीक है, चलिए साहब, तो टॉपिक लिखिए न्यूटन। जी, इतना ही टॉपिक है क्या? नहीं, न्यूटन्स रिंग या न्यूटन्स वलय। ठीक है साहब, बिल्कुल सर। न्यूटन्स जो रिंग हैं वो बनती हैं एक्चुअली, और बनती कैसी हैं? वो ऐसे बनती हैं कि माना बीच में डार्क बनता है, ठीक है, फिर चमकीला हो, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। जैसे ये डार्क बन गया बीच में, फिर एक चमकीली फ्रिंज बन गई, फिर काली फ्रिंज बन गई, फिर चमकीली फ्रिंज बन गई, फिर काली फ्रिंज बन गई। इस तरीके से पैटर्न मिलता है। लेकिन खास बात होती है इस पैटर्न की, ऐसे नहीं होता। इस पैटर्न में ये जो केंद्र के पास वाली फ्रिंज है इनकी मोटाई होती है कम, और जैसे हम केंद्र से दूर जाते हैं तो हम बना नहीं पा रहे हैं बाय द वे, ये इनकी मोटाई होती है बढ़ती जाती है। ठीक है, तो हम लिखवा देंगे लाइन। इसके अलावा ये एक फ्रिंज जो होगी, एक फ्रिंज, उसकी मोटाई सभी जगह बराबर होगी। दो शब्द बोले हैं हमने। पहला शब्द बोला है कि केंद्र के पास वाली फ्रिंज की मोटाई कम और केंद्र से दूर वाली फ्रिंज की मोटाई ज़्यादा होती है, लेकिन एक फ्रिंज की सभी जगह मोटाई कैसी रहेगी? बराबर। ठीक है, तो ये आपने यदि बीएससी सेकेंड ईयर में ऑप्टिक्स का एक्सपेरिमेंट किया होगा डार्क लैब में, जिसमें अंधेरा रहता है, तो आपको ज़रूर कुछ दिखाई दिया होगा, और आपको कुछ येलो कलर की, ब्लैक कलर की दिखाई देती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो जी, न्यूटन रिंग एक्चुअली है क्या? इसमें होता क्या है? इसमें सकेंद्रीय, ठीक है, सकेंद्रीय मतलब जिसका केंद्र एक ही हो और बहुत सारी फ्रिंज बने। इसमें सकेंद्रीय, या यहाँ लिख देते हैं हियर, सकेंद्रीय फ्रिंजों का, यहाँ सकेंद्रीय फ्रिंजों का निर्माण होता है। हाँ जी, केंद्र के, मार्कर में इंक कम लग रही है क्या आपको? कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। केंद्र के पास वाली, केंद्र के पास वाली फ्रिंज की मोटाई, केंद्र के पास वाली फ्रिंज की मोटाई कम तथा केंद्र से दूर स्थित या उपस्थित फ्रिंज की मोटाई अधिक होती है। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें मोनोक्रोमेटिक लेंस लेते हैं, सॉरी मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेते हैं, सोडियम लैंप, और उस सोर्स की हेल्प से क्या करते हैं हम, ये बना लिया हमने एक सोडियम लैंप, और ये जो सोडियम लैंप है ये है मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णी, मतलब एक तरह की तरंगदैर्घ्य बाहर आएंगी। कुल मिला के कोहेरेंस है, कोहेरेंट है। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास दो सोर्स बनते हैं। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स से क्या बनते हैं? दो सोर्स बनते हैं जो कला संबद्ध होते हैं, जिनके बीच में क्या होता है? हाँ, फेज डिफरेंस चेंज नहीं होता।
ये है सोडियम लैंप, हम लिख देते हैं सोडियम लैंप है, और ध्यान रखना ये मोनोक्रोमेटिक है, इसीलिए इसका काम होता है। होता क्या है कि इसके सामने एक 45 डिग्री पे झुकी हुई, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे झुकी हुई एक कांच की प्लेट होती है। और 45 डिग्री पे क्यों झुकाते हैं सर, कोई तो कारण होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे नहीं है, बिना कारण के कुछ नहीं होता यहाँ पे। थीटा नहीं बनाएंगे, नहीं तकलीफ हो जाएगा। 45 डिग्री पे झुकाने का कारण क्या है कि यदि हमारे पास इंसिडेंट आए, यदि हमारे पास कोई इंसिडेंट रे है तो वो 90 डिग्री पे क्या हो, परावर्तित हो जाए। यदि 45 डिग्री नहीं होगा ना तो ये 90 पे नहीं जाती है, इस वजह से हमने 45 लिया है। हमको इसको थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ से भी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा ना। रुक जाओ, डायग्राम टकाटक होना चाहिए, शानदार। डायग्राम में खराबी है इसका मतलब मामला बिगड़ा हुआ है। डायग्राम की बढ़ाई कर दो आप, डायग्राम बनेगा ही नहीं, बहुत ही गंदा बात है। चलो ये लो जी, ठीक है, ये सोर्स हो गया और ये इंसिडेंट हो गई, यहाँ से आई 90 पे निकल गई, ये 45 डिग्री पे झुका हुआ है तो यहाँ से भी 90 परपेंडिकुलर निकल गई है। ठीक है, ये क्या है, ये है कांच की प्लेट, ग्लास प्लेट। ओके, यस सर, ये 90 पे तो निकल गई, लेकिन जाती कहाँ है, हाँ ये जाती है प्लेनो कॉन्वेक्स, समतल उत्तल है जी। सर एक तो रख दो कांच की प्लेट, दिख रहा है सबको, हाँ सर, एक तो रखी होती है कांच की प्लेट और उसके ऊपर रखा होता है एक लेंस जिसका नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स समतल उत्तल, लिख रहे हैं अभी, याद हो जाएगा, समतल और उत्तल। और जिन लोगों ने रे ऑप्टिक्स पढ़ ली है उनको तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, लेकिन बन जाए तो है। ये लो जी, ये बन गया। देखो उत्तल लेंस होता है ये, लेकिन इसको बीच में से काट दे तो ये इधर से हो गया प्लेन, इधर से हो गया उत्तल या कॉन्वेक्स, तो प्लेनो कॉन्वेक्स नाम क्या है इसका, प्लेनो कॉन्वेक्स। और हिंदी में कहते हैं, हाँ जी, प्लेनो का मतलब समतल और कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल, और मिला के लिखते हैं समतलोत्तल। ठीक है, ये हिंदी की संधि है और ये इंग्लिश की संधि है, प्लेनो कॉन्वेक्स। ओके, देखो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से पूरा खेल हो रहा है। क्या सर, ये जो है ना, ये यहाँ बनती है हवा की फिल्म, फिल्म ऑफ एयर। देखो इस तरीके का बन रहा है एक पोर्शन, ये वाला, अरे बन रहा है क्या, ये एंगल थीटा होता है, ये होती है हवा की फिल्म, हवा की फिल्म। थिन फिल्म पड़ी थी ना, हाँ बिल्कुल उसी तरह होती है हवा की फिल्म, और इसको कहते हैं फनाकार फिल्म। क्या बात, नाम बढ़िया है इसका, फनाकार, फनाकार फिल्म। सर जी इंग्लिश में कुछ कहते तो हैं इसको, WDG, वेड्ज या एड्ज शेप फ्रिंज, कुछ ऐसा कहते हैं इसको, फ्रिंज। ठीक है, चलो इस तरीके से इसको, तो ये है फनाकार फिल्म और हवा की फिल्म बनी हुई होती है। देखो फिल्म है, यस सर, रे है, यस सर, तो वही नाटक होगा, कौन सा, एक बार तो परावर्तन, एक बार पारगमन। लेकिन थोड़ा सा मामला यहाँ, यदि ये रे थोड़ी सी इधर आ जाती है ना तो मज़ा आ जाता, पर इस मज़े को लेने के लिए बहुत बड़ा प्रपंच करना पड़ेगा, लेकिन इतना हम करेंगे नहीं, और प्रपंच किए बिना तो कुछ होगा भी नहीं, होगा कैसे नहीं, देखो हम करते हैं। छोटा लेंस बना दो, कुछ लग रहा है नहीं, ये लो, अब तो होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, कुछ भाग अंदर आएगा फिर परावर्तित होगा, ठीक है, और यहाँ से कुछ भाग अंदर आएगा फिर परावर्तित होगा, कुछ पारगमित हो जाएगा, कुछ पारगमित हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से कुछ भाग वापस होगा,
यहाँ से भी कुछ भाग वापस होगा। आप कहेंगे सर जी आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो, हमको स्पष्ट कर ही नहीं रहे हो कि हो क्या रहा है। देखो हम ये बनाना चाहते हैं कि यदि ये प्रकाश की किरण इस पे आपतित होगी तो वैसे तो इस फनाकार फिल्म से परावर्तित होती है, पर बीच में लेंस आ गया है, तो ये फनाकार फिल्म से कुछ भाग तो पारगमित होता है, कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। फिर ये जो पारगमित भाग है वो ऐसे चला गया, फिर इस पारगमित भाग का कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग क्या होगा, वापस हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास नीचे वाला जो पोर्शन है वो मिलता है पारगमित का, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और ऊपर वाला मिलता है परावर्तित का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये जो रेज आ रही हैं, अब इनके बीच में क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस, और यहाँ हम लगा देते हैं, कहाँ लगाएं, यहाँ लगा दें छोटा सा, यहाँ हमने लगा दिया एक माइक्रोस्कोप। वैसे यहाँ लगा होता है वो, तो ऊपर से देखते रहते हैं, पारदर्शी तो है ही ये यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से हम विजुलाइज करते हैं तो हमको इस तरीके का पैटर्न दिखाई देता है। बीच वाली काली हो जाती है, काली क्यों होती है अभी पता चल जाएगा। इस तरीके से एक सकेंद्रीय वलयों का पैटर्न दिखाई देता है। ये जो वलय हैं अभी हमने आपको लिखवाया, 2 पॉइंट आप खुद लिखें, क्या लिखेंगे, लिखें केंद्र के नज़दीक वाली मोटाई कम, और लिख रखा है तो बहुत बढ़िया, लिख दो, एक लाइन और लिख दो, किसी या एक फ्रिंज की मोटाई सभी जगह समान रहती है। सभी जगह कैसी रहती है, समान रहती है, ठीक है। तो कुल मिला के जैसे बना लो, जैसे याद रह जाएगा, सभी जगह समान है। अब वही काम करना है, हमारे पास 2 हैं, एक परावर्तित और एक पारगमित। तो हमारे लिए कुछ नया काम नहीं है, जिसको समझ में आ गया होगा कौन सा, थिन फिल्म, वो ये भी कर पाएगा। तो क्या लिखेंगे, परावर्तित किरणों या प्रकाश के मध्य व्यतिकरण। परावर्तित किरणों के मध्य व्यतिकरण, कुछ नहीं करना भाई साहब, कुछ भी नहीं है, पथांतर 2μt, तभी तो कह रहे हैं इतना सरल है ऑप्टिक्स, cos थीटा प्लस r ये होता है। लेकिन परावर्तित किरण है ना सर, यस सर, तो एक और परेशानी, क्या स्टोक का नियम भी लगता है केवल परावर्तित किरणों में, और स्टोक का नियम लगता है तो -λ/2, बस हो गया काम। तो परावर्तित किरणों के मध्य, आप चाहे पहला पॉइंट लिख लें, परावर्तित किरणों के मध्य हम व्यतिकरण देख रहे हैं, और इसमें हमेशा स्टोक का नियम लगता है, और डेल बराबर जो पथांतर आएगा वो आएगा 2μt cos थीटा प्लस r -λ/2। लेकिन आप सबकी परेशानी ये नहीं है कि आंसर मैच कर रहा है, आप सब ये कलाकारी कर रहे हो कि ये क्या परेशानी है। पहले तो आर ही आया था, अब तो थीटा भी आ गया। तो थीटा क्या है, थीटा इस फनाकार फिल्म का एंगल है। ये जो हमने फिल्म बनाई है ना हवा वाली, ये एंगल है थीटा, ठीक है, और ये आर वही अपवर्तन कोण है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं वैसे फनाकार फिल्म का कोण, और आर क्या है, अपवर्तन कोण। चलो साहब, अब वही कार्यक्रम, क्या सर, वही कार्यक्रम सर, यदि संपोषी, व्हाट इज द संपोषी, यदि संपोषी व्यतिकरण मतलब कंस्ट्रक्टिव, यदि संपोषी व्यतिकरण हो तो अपने शब्दों में कुछ बोलें। यदि संपोषी व्यतिकरण हो तो हम क्या जानते हैं, डेल्टा बराबर, सर जी हमने तो एन लैम्बडा पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा है, तो कर दो बराबर 2μt cos थीटा प्लस r -λ/2 बराबर एन लैम्बडा। मार्कर में इंक कम होती जा रही है पर कोई बात नहीं, 2μt cos थीटा प्लस r, हाँ जी उधर ले जाएंगे तो वही पहले वाला 2n+1 λ/2, ये लो जी, ये क्या आ गया, संपोषी व्यतिकरण। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, रुको ये मत लिखना,
गलत तो हमने नहीं लिखा है, पर यहाँ क्या है कि एक कंडीशन ले लेते हैं। क्या, यहाँ पे एक कंडीशन लेते हैं कि क्या लेते हैं, यहाँ पे थीटा प्लस जो आर है ना वो लगभग किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, बहुत कम होता है। तो 0 पे ये हो जाता है 1। तो आप एक काम करें, क्या करें, रुक जाएं आप लोग रुक जाएं, क्योंकि हमको ये लिखवाना है और यहाँ से 1 करवाना है। लेकिन 1 तो हम यहाँ भी करवा सकते हैं, पर वो आपको याद रखने में समस्या आ जाएगी। तो एक काम कर देते हैं, केवल रुक जाओ भाई, है ना, यहाँ लिख देते हैं यही बात। क्या लिख देते हैं, यहाँ थीटा प्लस आर जो है वो लगभग 0 के बराबर है, तो कॉस थीटा प्लस जो आर है वो 1 के बराबर होगा। अब लिख दो कि जो डेल बनेगा वो बनेगा 2 म्यू टी माइनस लेमड़ा बाई 2, क्योंकि कॉस हट गया। अब हमको लिखना है, यहाँ लिख देते हैं अब हम क्या, पहला संपोषी व्यतिकरण के लिए। संपोषी व्यतिकरण का मतलब परावर्तित किरणों के मध्य यदि संपोषी व्यतिकरण हो, संपोषी व्यतिकरण के लिए। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए मतलब क्या है, मतलब है डेल बराबर एन लैम्बडा से। तो यहाँ भी डेल वहाँ भी डेल बराबर कर दो। तो हमारे पास क्या है कि कॉस का चक्कर रहेगा नहीं, तो याद करने में हमेशा के लिए आसानी हो जाएगी। वैसे तो ये जो है वो पतली फिल्म से भी आसान है, क्योंकि यहाँ कॉस का चक्कर भी नहीं रहता। उधर लेके जाइए, काहे बंद कर दिए सर, अभी से नहीं कर रहे हैं भाई। तो 2 म्यू टी बराबर पुराने वाला 2n+1 लैम्बडा बाई 2। ये लो जी। चल कौन बताएगा क्या सर, विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या कंडीशन आएगी? सर जी हमको कमज़ोर समझो क्या, सीधा लिख दें, सीधा कितना आ जाएगा, n लैम्बडा। नहीं सर, सीधे के चक्कर में तो लोग सीधे हो गए। विनाशी व्यतिकरण, मार्कर की सांसें रुक रुक के चल रही हैं, लेकिन फिर भी इसको साथ देना ही होगा, क्योंकि आरपीएससी आएगी। विनाशी व्यतिकरण डेल्टा बराबर 2n+1 लैम्बडा बाई 2 लिखना भाई, और जिसको तकलीफ है वो लिख दो कोष्टक में 0, 1, 2, ठीक है, बराबर कर दो। तो 2 म्यू टी माइनस लैम्बडा बाई 2, 2n+1, सॉरी -1 लिखना भाई, -1 लिखना। हम भी क्या करते हैं भाई, -1 लिखना, और -1 लिखोगे तो n बराबर 1 से चालू होगा, क्योंकि हमने देखा वो तो कट ही नहीं रहा है, तो ये कट जाएगा, तो वही पुराने वाला आंसर आ गया। ठीक है, तो यही है न्यूटन रिंग। बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान है। पुराने वाले आ रहे हैं, केवल यहाँ कौसार नहीं आ रहा है, बाकी का एज इट इज़ है। तो अब हमारी आपसे दरख्वास्त है, नहीं कोई दरख्वास्त नहीं है, क्योंकि हमको व्यास लिखवाना है अभी। व्यास का मतलब डायमीटर, ठीक है। तो मार्कर में इंक डालते हैं, तब तक आप इसको लिखो, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। अब हम देखते हैं एन वी वलय का व्यास, मतलब हमारा टॉपिक है डायमीटर निकालना। तो जनरल जो फॉर्मूला है वो है, डायमीटर को डी से शो करते हैं। कौन सी वलय है, एन वी, एन का मतलब nth है, 1 2 3 4 कोई सी भी हो सकती है, और फॉर्मूला है √8 r t n। n का मतलब विड्थ या मोटाई ऑफ nth फ्रिंज, nवी फ्रिंज की मोटाई लिख देते हैं। r है रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेंस की वक्रता त्रिज्या, लेंस की वक्रता त्रिज्या मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर लेंस, और Tn क्या है, एन वी वलय या फ्रिंज की मोटाई। सब सिखाएंगे आपको, परेशान ना हो आप, ठीक है। ये क्या है, एन वी वलय का व्यास। इसको त्रिज्या मत बोल देना वलय की, ये है लेंस की त्रिज्या। अच्छा, चमकीली नहीं पूरा लिखते हैं, एन वी चमकीली फ्रिंज या वलय या फ्रिंज का व्यास।
अच्छा, हम एक उसमें चीज़ लिखना भूल गए, समगोष्ठी व्यतिकरण है तो यहाँ पे आ जाएगा चमकीली वलय दिखाई देगी या फ्रिंज दिखाई देगी। विनाशी व्यतिकरण तो यहाँ क्या आ जाएगा, काली, ठीक है, काली वलय या काली फ्रिंज दिखाई देगी, ध्यान रखना। तो बताइए टॉपिक क्या है, एन वी चमकीली फ्रिंज का व्यास। व्यास का फॉर्मूला बताइए, डी एन बराबर रूट 8r/TN। अब सोचो चमकीली फ्रिंज और काली फ्रिंज में कौन सी चीज चेंज होगी, आर तो कांस्टेंट है, आर क्या लेंस की त्रिज्या, तो लेंस दोनों में एक ही है, टीएन क्या है, यह है फ्रिंज की मोटाई जो कि चेंज होगी। कैसे, उसने क्या कहा है चमकीली वलय, तो चमकीली वलय के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, चमकीली वलय के लिए, लेकिन ध्यान रखना ये सब परावर्तन के लिए चल रहा है अभी। चमकीली वलय के लिए बोलो फॉर्मूला देखो, 2μTN, हम भी TN लिख देते हैं क्योंकि कौन सा शो करेगा, ये एन वा शो करेगा, हमको क्या दिक्कत है। तो μTN बराबर, हाँ जी, 2n+1 λ/2। हमको किसकी वैल्यू रखनी है सर, TN की, तो लो जी 2n+1 λ/2/2μ। हमको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है तो हमको अच्छा लगवाने के लिए हम 4μ लिख सकते हैं। अब TN आ गया है तो DN भी आ जाएगा, तो चमकीली वलय का व्यास कितना आ गया जी, 8, हाँ जी, R, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TN, दैट इज 2n+1 λ/4μ। ठीक है जी, कट गया, तो DN बराबर 2R 2n+1 λ/, ध्यान रखना ये है म्यू। अब अक्सर क्या होता है, म्यू बराबर हम 1 ले लेते हैं क्योंकि हमारी जो फ्रिंज है वो फनाकार बनती है, हवा वाली बनती है, तो उस केस में DN बराबर है 2R 2n+1 λ। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। देखो जी यहाँ पे बहुत सरल है, इसको 2 को नीचे लेके आए, 2 और 2 हो गए 4, और 4 आ जाएगा ऊपर, ऊपर का मतलब 8 से कट गया, ठीक है। अरे बहुत सही है सर, आप बिल्कुल ठीक करते हो, गलत करते ही कहाँ हो आप, हाँ ये ठीक है, 2R 2n+, बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। चलिए सर अब हम पूछ लें, क्या पूछ लें, कुछ नहीं, हम ये पूछ लें NV काली वलय का व्यास, NV काली वलय का व्यास। तो बताइए साहब क्या लिखेंगे, ये रहा सर, यहाँ से टीप लो, क्या टीप लें कि व्यास तो हमको पता ही है, वो तो कॉमन फॉर्मूला 8r/TN ही है, लेकिन यहाँ जो TN है वो लिया जाएगा यहाँ से, हाँ जी बोलो, n λ/2μ। काली वलय के लिए क्या है, n λ/2μ। जरा वैल्यू रख के बताओ हमको क्या आंसर आ रहा है। सर जिम्मेदारी आपकी है तो आप लिखें, ठीक है भैया, सर जी एग्जाम दे के आएंगे, आपका काहे टेंशन करते हो। हाँ जी 8R, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ TN, n λ/2μ, n λ/2μ। हमको ये बहुत पसंद है, क्यों, देखो अभी आपको भी लगेगा, 4Rn λ, बड़ा सिंपल सा आता है, और हमको पसंद और भी बढ़ जाती है हमारी जब हम लिख देते हैं म्यू बराबर 1, और फिर तो इतना बढ़िया लगता है ये, क्यों, क्योंकि इसमें केवल इतना से लिखना पड़ता है 4Rn λ, और हम अधिकतर फॉर्मूला में यही इस्तेमाल करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी का वो बढ़िया लगता है। तो ये क्या है, ये है NV काली फ्रिंज का व्यास। अब कोई आपसे पूछ ले पहली काली फ्रिंज का व्यास, तो n बराबर 1 लिख दो, दूसरी काली फ्रिंज का व्यास n बराबर 2 लिख दो, सेम ईयर यहाँ पर करना है, ठीक है। ये हो गया किसके लिए, ये किसके लिए, मतलब परावर्तित किरणों के लिए। लेकिन एक चीज़ और, जैसे ये तो है म्यू बराबर 1, यदि माध्यम, मतलब जो हमने फिल्म बनाई है कांच और समतोतल लेंस जो रखा है उसके बीच में कोई माध्यम रखा हो, माना पानी में पूरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यदि माध्यम उपस्थित हो, मीडियम, यदि माध्यम उपस्थित हो तो व्यास, तो देखो आपको पता ही है, अभी अभी हमने क्या देखा, माध्यम होता है तो म्यू नीचे आता है, तो कुल मिला के डी जो है, जैसे माध्यम की उपस्थिति में हम D' मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, बोलो सहमत हो कि नहीं हो,
और नहीं आया क्या? नहीं आया सर। सर ये आया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया सर। आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखो इसको यदि हम डी लिख दें, चलो डी एन लिख देते हैं, कितना आ रहा है? 2r 2n+1 लैम्बडा। अच्छा माध्यम में पूछ ले तो सर जी माध्यम में डैश मान लो, केवल एक काम करना है 2r 2n+1 लैम्बडा अपॉन म्यू। हमको ऐसे ना करके हम ऐसे लिख दे तो बात तो बराबर है, लिख दो। ऊपर वाला क्या है? dn। और तो यही तो लिख रहा है, तुम समझ नहीं रहे हो हमारी बात। और क्या लिखा है हमने? यही तो लिखा है। लेकिन नहीं सर हमको तो ऐसे, ठीक है भाई ऐसे कर लो। ये स्टार जितने लगाओ ना उतने कम है। पेन जब तक ख़त्म ना हो तब तक स्टार लगाते रहो, क्योंकि ये क्या है कि थोड़ा सा ट्रिकी भी पड़ता है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप कहोगे तो रुक जाएंगे, बताओ रुक जाएं? चलो ठीक है फिर। अच्छा फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो।